हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। धुआंधार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अच्छे होंगे। मैं बता दूं, आपका यह इतिहास का तीसरा क्लास है। यह इतिहास का तीसरा क्लास है। यह यूरोप में राष्ट्रवाद का यह तीसरा क्लास है। इसमें आज हम लोग यह पूरा चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा और इसी तरह अपना प्यार दुलार बनाए रखिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और आपको किस विषय का और पढ़ना है आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको पढ़ा दूँगा। ठीक है, चलिए हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोग जो भी मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जिसने अपना 10 का तैयारी शुरू किया है, तो पहले अपना किसी भी क्लास को करने से पहले अपना नोटबुक, अपना कॉपी, अपना कलम अपने साथ लेकर रखिए। तो हम लोग पढ़ेंगे आज 10 क्लास के इतिहास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। उसको हम पढ़ेंगे, जिसमें हम 2 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। यह तीसरा लेक्चर आज हमारा होगा। ठीक है, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आप मेरे साथ अपना साथ एक हिस्ट्री का बुक रखे होंगे, तो आप उसे मेरे साथ आप भी उसे पढ़ेंगे। तो आप पेज नंबर 11 निकाल लीजिए और जर्मनी का एकीकरण हम लोग पढ़ेंगे। तो जर्मनी का एकीकरण के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मनी क्षेत्र में भी समान प्रक्रिया चल रही थी, अतः दोनों देशों का एकीकरण लगभग साथ साथ ही संपन्न हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। करेंगे जर्मनी मध्यकाल लगभग 800 ईस्वी में शर्मला के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा, परंतु आधुनिक युग के आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। उनमें राजनीति, सामाजिक तथा धार्मिक विशेषताएं भी मौजूद थी। उत्तर जर्मनी राज्य में जहां प्रोटेक्ट मतलब प्रोटेक्ट जो हमारा है वह मतावलंबियों की संख्या ज़्यादा थी। मतावलंबियों की संख्या ज़्यादा थी। वहाँ पासा सबसे शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था। दूसरी तरफ दक्षिण जर्मनी के कैथोलिक बहुराज्य कहाँ गया, ओ सॉरी, यहाँ था कहाँ, हाँ, दूसरी तरफ दक्षिण जर्मनी, हाँ, कैथोलिक बहुत राज्य की प्रतिनिधि सभा डायट जिंदा थी, जहां सभी मिलते थे, परंतु उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समझ नहीं था। वस्तुतः जर्मन एकीकरण के पृष्ठभूमि का निर्माण श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है, क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेश को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। अब यहाँ से पूछेगा कि बताइए कि राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था और कब किया था। तो आपका क्या जवाब होगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कब, 1806 ईस्वी में। तो आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव
कि नेपोलियन बोनापार्ट ने राइन राज्य का संगठन का निर्माण कब किया? कब किया था? लिखेंगे आप ऑब्जेक्टिव पहला नेपोलियन बोनापार्ट ने राइन राज्य संघ का गठन भी कर सकते हो या निर्माण भी, ठीक है। गठन कब किया था या निर्माण कब किया था? तो आपका आंसर क्या होगा? 1806 ईस्वी में। क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट ने राइन राज्य संघ का गठन कब किया था? तो 1806 ईस्वी में, ठीक है। आप इस तरह याद कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। इस तरह आपको बिहार बोर्ड में पूछेगा ऑब्जेक्टिव। हम लोग चलेंगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था और यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। इसी दौरान जर्मन में बुद्धिजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे हीगल, कांट, हमबोल्ट और अंट जैकब ग्री आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। हीगल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। परासा का चांसलर बिस्मार्क हीगल के विचारों से काफ़ी प्रभावित था। अंटट ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृत की। हाड्रेन वर्क तथा नोलिस ने जर्मन के गौरवमय अतीत को सामने रखा। चित्रकारों ने जर्मन संस्कृति को उजागर किया। उन्होंने नायिकाओं की जीवंत चित्रों द्वारा भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इस प्रकार अब जर्मनी भी सामंतवादी व्यवस्था से पूरी तरह निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश करने को तैयार हुआ। जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षण संस्थानों एवं विद्यार्थियों का भी योगदान था। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य में ब्रुसेनशैफ्ट नामक सभा स्थापित की। वाइमर राज्य का याना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। यद्यपि मेटरनिक ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून कार्लसवाद के आदेश, ठीक है, कार्लसवाद के आदेश ने इस आंदोलन को कुचलने की वही बात पड़े को जारी किया। परंतु फिर भी जर्मन में राष्ट्रीयता की प्रबल धारा प्रभावित हो रही थी, जिसने एकीकरण के काम को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की। अब हम चलते हैं आगे। इसी परिप्रेक्ष्य में एकीकरण की अधिक परिस्थितियां भी निर्मित हो रही थी।
1834 ईस्वी में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रशा के नेतृत्व में जालवेरी, अब यहाँ से देखो जालवेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया। अब यहाँ से पूछेगा कि जालवेरी नामक क्या था, देखा क्या था वो व्यापारियों का था, व्यापारिक था। हाँ, तो इस तरह पूछा है ऑब्जेक्टिव, देखो पूछा है कहाँ, देखो देखा एनसीईआरटी पूछा है, एनसीईआरटी में। हाँ, जालवेरिन एक संस्था थी किसकी, व्यापारियों की। हाँ, तो इस तरह पूछता है। हाँ, तो आप ध्यान से लिखें, आप लोग लिख सकते हैं। आप ऑब्जेक्टिव नहीं लिखवा रहे हो इसलिए कि ऑब्जेक्टिव दिया है किताब में, वो इसलिए नहीं लिखा, जो नहीं दिया है उसको लिखवाना है, फिर तो उसको हम बता देंगे, ठीक है। हाँ, तो इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव नहीं लिखवाएंगे। तो जालवेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस संघ के जर्मन क्षेत्रीय आदतों का कुचल कर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ाया दिया। इसके बावजूद जर्मन राष्ट्रवादी अभी तक संगठित नहीं हो पाए थे। फ्रांस की 1830 की क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को कुछ हवा जरूर दी। करक होनोवर आदि राज्यों में लोकतांत्रिक विरोध होने लगे थे, परंतु प्रशा ऑस्ट्रिया ने मिलकर इसे कुचल डाला। 1848 ईस्वी की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर भड़का दिया। दूसरी तरफ इस क्रांति ने मेटरनिख के युग का अंत भी कर दिया। इसी समय जर्मन राष्ट्रवादियों ने मार्च 1848 ईस्वी में पुराने संसद की सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया। कहाँ? फ्रैंकफर्ट में बुलाया, जहाँ यह निर्णय लिया गया कि प्रशा का शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा और उसी के अधीन समस्त जर्मन राज्य को एकीकृत किया जाएगा। के साथ ही लोकतांत्रिक वैधानिक राजतत्व के शासन सिद्धांत को अपनाया जाएगा। परंतु फ्रेडरिक जो एक निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचार का शासक था ने उस व्यवस्था को मारने से इनकार कर दिया। मैंने उस व्यवस्था को मारने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था। जर्मनी के कुछ अन्य दक्षिणी राज्य भी एकीकरण के इस प्रस्ताव के विरोध में थे। इस गतिरोध से एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। साथ ही जर्मन राज्य में विरोध की स्थिति पैदा हो गई, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रशा ने मिलकर दबा दिया। ठीक है, प्रशा अब तक समझ चुका था कि जर्मन का एकीकरण उसी के नेतृत्व में हो सकता है, इसलिए उसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। इसी बीच फ्रेडरिक का देहांत हो गया। फ्रेडरिक जो क्या था? फ्रेडरिक जो जर्मन क्या था? नेतृत्व करता था, तो उसका क्या हो गया? देहांत हो गया। और उसका भाई विलियम प्रशा का शासक बना। विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई। साथ ही आधारभूत संरचनाओं में भी काफ़ी सुधार हुए, जिससे जर्मन राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के प्रयास तेज हुए। विलियम ने एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। अब पूछेगा कि बताइए कि फ्रेडरिक विलियम ने किसको चांसलर नियुक्त किया? तो आपका क्या होगा? बिस्मार्क। क्या होगा? बिस्मार्क। यहाँ से आप लिखेंगे दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव कि जो हमारा फ्रेडरिक था, फ्रेडरिक विलियम
फ्रैंकी विलियम था। विलियम ने किसको तो बनाया, किसको चांसलर नियुक्त किया था बताओ। तो हमारा कौन थे, बिस्मार्क। किसको चांसलर नियुक्त किया। तो आपका क्या होगा, बिस्मार्क। बिस्मार्क। देखो हमको पढ़ाने में हमको पढ़ाने हम पढ़ाते हैं, जो भी आपको समझ में आता है उतना ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है वो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि जो नहीं आता है तो आप उसे याद करेंगे नहीं, और जो आएगा उसे याद। बस मैं जो बोर्ड पर लिखता हूँ उसे आप याद कर लेना, जो मैं बोर्ड पर लिखता हूँ उसे आप याद कर लेना। वादा करता हूँ कि मैं आपको अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करूँ। आप मैं खाली बोर्ड पर जो लिखता हूँ उसे याद कर लेना, बस मैं एक ही वादा करता हूँ आपसे। अगर आपने जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उतना समझ में आता है कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो बोर्ड पर लिख रहा हूँ ये आपको समझ में आता होगा। तो आप इसे अगर याद कर लेते हैं तो वादा करता हूँ कि आपको कोई रोक नहीं सकता अच्छे मार्क्स लाने से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बिस्मार्क। बिस्मार्क की कहानी पढ़ेंगे जो पेज नंबर 13 में है। ठीक है, बिस्मार्क जो जर्मन डायट में प्रशा का प्रतिनिधित्व हुआ करता था, करा के प्रारंभ से ही हीगल के विचारों से प्रभावित था और जर्मन संसद डायट में अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय दे रहा था। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। यह उसकी कूटनीतिक सफलता थी कि चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी राष्ट्रवादी, सभी उससे अपने विचारों का समर्थन करते थे। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझाता था, अतः इसके लिए उसने रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया। तब पूछेगा कि रक्त और लौ नीति का अवलंबन किसने किया, तब आपका क्या होगा, बिस्मार्क। क्या होगा, बिस्मार्क। तो आप यहाँ से लिखेंगे तीसरा ऑब्जेक्टिव, बिस्मार्क। यहाँ से लिखेंगे कि रक्त और लौ, रक्त और लौ नीति का अवलंबन किसने किया था। तो आपका आंसर क्या होगा, बिस्मार्क। क्या, बिस्मार्क जो आपका नीति का अवलंबन किया था। ठीक है, आप इससे लिख सकते हैं। चलिए अब आगे चलें। कह रहा है कि रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया था, कौन, बिस्मार्क। अब पेज नंबर 14 चलते हैं, 14 चलते। ठीक है, इसका तात्पर्य था कि सैन्य उपायों से ही जर्मन का एकीकरण संभव था। उसने अपने देशों में अनिवार्य सैन्य सेवाएं लागू कर दी। कालांतर में उसने 1830 ईस्वी की ऑस्ट्रिया प्रशा संधि का विरोध करना शुरू किया, जिसमें प्रशा के नेतृत्व में जर्मन का एकीकरण नहीं किया जाना था। इस कारण अब प्रशा के नेतृत्व में जर्मन एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से प्रशा का सुदृढ़ीकरण किया और इस कारण प्रशा ऑस्ट्रिया से किसी भी मान्य
में कम नहीं रह गया। तब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में सेल्सबिग और होल्स्टीन राज्यों में मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। अब पूछेगा यहाँ पर कि डेनमार्क पर आक्रमण कब किया, करके डेनमार्क पर आक्रमण कब किया या कब हुआ। ठीक है, कब हुआ तो आपका क्या होगा 1864 ईस्वी में। डेनमार्क पर आक्रमण कब हुआ तो आपका 1864 में। तो यहाँ लिखेंगे डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क पर आक्रमण कब हुआ तो आपका आंसर क्या होगा 1864 ईस्वी में। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं 1864 ईस्वी में डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि अब यहाँ इसे हम बंद करते हैं, अब करते हैं क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था। के जीत के बाद सेल्स बिग प्रासा के अधीन हो गया और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ। चूँकि इन दोनों राज्यों में जर्मनी की संख्या अधिक थी, अतः प्रासा ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर विरोध फैला दिया, जिसे कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना को प्रासा के क्षेत्र को पार करते हुए जाना था और प्रासा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा करने से रोक दिया। यद्यपि बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना असंभाविक था, परंतु वह ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। अतः पूर्व में ही उसने फ्रांस से समझौता कर लिया था कि ऑस्ट्रिया प्रासा युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहे। इसके लिए उसने फ्रांस को कुछ क्षेत्र भी देने का वादा किया। बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर एमेनुएल से भी संधि कर ली, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया प्रासा युद्ध में इटली को ऑस्ट्रिया क्षेत्र पर आक्रमण करना था। अंततः अपने अपमान से क्षुब्ध ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में प्रासा के खिलाफ सेडवा में युद्ध की घोषणा कर दी। अब यहाँ से पूछेगा कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ। पूछेगा सेडो का युद्ध कब हुआ तो 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में। अब यहाँ से आपका 5वां नंबर ऑब्जेक्टिव लिखेंगे सेडोवा का युद्ध कब हुआ तो आपका आंसर कब होगा 1866 ईस्वी में। कब 1866 ईस्वी में सेडोवा इनका युद्ध हुआ। ठीक है, हाँ थोड़ा फास्ट करते हैं। ठीक है, हाँ क्योंकि अब कहाँ था, हाँ युद्ध की घोषणा कर दी और ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंस कर बुरी तरह पराजित हो गया। इस तरह ऑस्ट्रिया का जन्म क्षेत्र पर से प्रभाव समाप्त हो गया और इस तरह जर्मन एकीकरण का 2/3 कार्य पूरा हो गया। ठीक है, शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था, क्योंकि जर्मन के दक्षिणी रियासतों के मामले में फ्रांस हस्तक्षेप कर सकता था। इसी समय स्पेन की राजगद्दी का मामला उभर कर आया, जिस पर प्रासा के राजकुमार की स्वाभाविक दावेदारी थी, परंतु फ्रांस ने इस
दावेदारी का खुलकर विरोध किया और प्रशा से इस संदर्भ में एक लिखित वादा मांगा। बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रेस में जारी कर दिया। फलस्वरूप जर्मन राष्ट्रवादियों ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। इससे चिढ़कर 19 जून 1870 ईस्वी को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रशा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सेडोन की लड़ाई में, अब पूछेगा कि सेडोन की लड़ाई कब हुई थी, तो सेडोन की लड़ाई कब हुई थी? सेडोन, ओ तेरी मर करवे के खोपड़िए घी जाता है। अब पूछेगा कि सेडोन की लड़ाई कब हुई थी, तो आप क्या मारेगा? 19 जून 1870। छठवां, सेडोन की युद्ध, सेडोन की लड़ाई लिख दो, युद्ध लिखो। लड़ाई या युद्ध एक ही होता है, बाकी यहाँ पर लिखा है मस्त, यहाँ पर लड़ाई शूट करा है तो लड़ाई लिखना चाहिए। सेडोन की लड़ाई कब हुई, तो आपका आंसर क्या होगा? 19 जून 1800 कब में? 70 ईस्वी में। 1800 कब में? 70 ईस्वी में, ठीक है। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। हाँ, सेडोन की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई। तदुपरांत 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा, अब पूछेगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट, यहाँ पूछेगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? हाँ, पता है आपको कब हुआ था? हाँ, तो कब हुआ था? 10 मई कब हुआ? कह रहा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि कब होना चाहिए। 10 मई को हुआ था और 1871 में। सेडवा का युद्ध कब हुआ था? अरे सेडोन का युद्ध कब हुआ था? लड़ाई 1817 में। उसके बाद साल भर के बाद क्या हुआ? संधि हुआ फ्रैंकफर्ट में, ठीक है। संधि द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हुई। इस प्रकार सेडोन के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ। अंततोगत्वा जर्मनी 1871 तक एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनैतिक मानचित्र में स्थान पाया। इस प्रकार राष्ट्रवादी ने सिर्फ 2 बड़े राज्यों के उदय को ही सुनिश्चित नहीं किया, बल्कि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में भी इसके कारण राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुआ। वस्तुतः इसके मूल में राष्ट्रीयता की भावना, एक लोकतांत्रिक विचारों का उदय था। हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। इसी के प्रभाव में ओटोमन राज सम्राट के पतन की कहानी को अंतिम रूप दिया। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार ने स्लाव जाति को संगठित कर सर्बिया को जन्म दिया। यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, ये हम पढ़ेंगे अब। यूनान में राष्ट्रीयता का उदय कर इसी संदर्भ में यूनान राष्ट्रीयता आंदोलन को देखा जा सकता है। यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा, जिसके कारण उसे पाश्चात्य का मुख्य स्रोत माना जाता था। यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, काल
चिकित्सा विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियों यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। पुनर्जागरण के काल में इनके प्रेरणा लेकर पाश्चात्य देशों ने अपनी तरक्की शुरू की, परंतु इसके बावजूद भी यूनानी तुर्की सम्राट के अधीन था। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी। फलतः तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। इसके लिए इन्होंने अब देखो, अब यहाँ से लास्ट पन्ना है आपका, इससे हम लास्ट पेज अब नहीं, एक 2 पेज है आपका, यहाँ से आपका 2 पेज है। इसे फास्ट खत्म करेंगे। इसमें ये खाली ऑब्जेक्टिव है, अब शायद बकवास है। हितरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर की। इसके उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कर्ष कर उसे स्वतंत्र बनाया था। क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्य वर्ग का भी उदय हो चुका था। यूनान सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा एक सम्मान का पर्याय था, जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक अपनी सरकार की तटस्थता के बावजूद भी उद्विग्न थे। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी। इधर रूस भी अपनी समाजवादी महत्वाकांक्षा तथा धार्मिक एकता के कारण यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। यूनान में विस्फोटक स्थिति तब तक और बनी गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों की बुरी तरह कुचल शुरू किया गया। 1821 ईस्वी की अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विरोध शुरू हो गया। रूस का जार अलेक्जेंडर व्यक्तित्व रूप से तो यूनानी अब यहाँ से गाड़ी स्पीड धरेगी राष्ट्रीयता के पक्ष में था, परंतु ऑस्ट्रिया के प्रतिकारी शासक मेटरनिख के दबाव के कारण खुलकर सामने नहीं आना चाहता था। जब नया जार निकोलस आया तो उसने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। अप्रैल 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ कि वे तुर्की यूनानी विवाद में मध्यस्थता करेंगे। फ्रांस का राजा चार्ल्स एक्स की यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा। 1887 और 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसे इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया। इस प्रकार तीनों देशों की संयुक्त सेना नावारिनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई। तुर्की के समर्थन में सिर्फ मिस्र की सेना ही आई। युद्ध में मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह पराजित हुई और अंततः जोर से पढ़ने से ये होता है, रुक जब पानी पी लेते हैं तब पढ़ाते हैं, हालत खराब होता है। अंततः 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि हुई। अब देखो एड्रियानोपल, पूछेगा आपसे बिहार बोर्ड में एड्रियानोपल की संधि कब हुई, तो 1829
1829 ईस्वी में। कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। तो आप लिख सकते हैं, यह बिहार बोर्ड में पूछ भी सकता है, पूछा होगा, हमको इतना अंदाज़ा नहीं है क्योंकि हम लोग अभी से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये मेरा 10 का बैच है जो शुरू किया हूँ। इसके पहले तो मैं पढ़ाता भी नहीं था। मजबूरियाँ क्या क्या कराती है मेरे दोस्त। एड्रियानोपल की संधि कब हुई? कि संधि कब हुई? 1800 कब? 29 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में। 1829 में। एगो बात बताता हूँ आपको कि इस दुनिया में सबसे महंगा जो है उसका नाम पैसा। मेहनत करने से भी किसी को नहीं मिलती है, किसी को मिलती भी है। ठीक है, बाकी मेहनत करने से आज नहीं मिलती है, लेकिन टाइम आने पर ज़रूर मिलती है। तो मेहनत करिए मेरे दोस्त, जीवन जबरदस्त तरीके से, धुआंधार तरीके से दम लगा दे जान दम। 18 से 25 साल की जो एज बताऊँ, धुआं कर दम गर्दा। ठीक बा। तो 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि हुई। इसके तहत तुर्की की नाम मात्र की प्रभुता में यूनान को स्वायत्तता देने की बात तय हुई, परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि की बातों को मानने से इनकार कर दिया। उधर इंग्लैंड तथा फ्रांस की यूनान पर रूस के प्रभाव की अपेक्षा इससे स्वतंत्रता देश बनाए बेहतर मानते थे। करा कि फलतः 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। करा कि बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया। इस तरह यूनान पर से रूस का प्रभाव भी जाता रहा। अब पढ़ेंगे हंगरी की हम बात पढ़ेंगे। हंगरी राष्ट्रवादी भावना के प्रसार का रूप हंगरी में भी नज़र आता है। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व था। 1848 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, जहाँ आंदोलन का नेतृत्व कोसूथ तथा फ्रांसिस डिक नामक क्रांतियों के द्वारा किया जा रहा था। करकलोसूथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थन था। उसने वर्गहीन समाज के अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना शुरू किया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। कोसूथ ने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का विरोध करना शुरू किया तथा व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। इसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा, जिसके कारण यहाँ राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन शुरू हो गया। अंततः 21 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातों मान ली, जिसके अनुसार स्वतंत्रता मंत्रिपरिषद की मांग स्वीकार की गई। इसमें केवल हंगरी के सदस्य ही शामिल किए गए। प्रेस को स्वतंत्रता दी गई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई। समानती प्रथा समाप्त कर दी गई तथा प्रतिनिधि सभा की बैठक प्रति वर्ष राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने की बात स्वीकार की गई। इस प्रकार इन आंदोलन ने हंगरी को राष्ट्रीय संहिता प्रदान की। अब हम पढ़ेंगे पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन के विरोध शुरू हो गया। 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव यहाँ के उदारवादी पर
भी व्यापक रूप से पड़ा था, परंतु इन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी। अतः इस समय रूस ने पोलैंड के विरोध को कुचल दिया। अब पढ़ेंगे हम बोहेमिया। बोहेमिया बोहेमिया जो ऑस्ट्रिया शासन के अंतर्गत था, में भी हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। बोहेमिया की बहुसंख्या चेक जाति की स्वायत्त शासन की मांग को स्वीकार किया गया, परंतु आंदोलन के हिंसात्मक रूप धारण कर लिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया द्वारा क्रांतिकारियों का सख्ती से दमन कर दिया गया। इस प्रकार बोहेमिया में होने वाली क्रांति आंदोलन की पाबंदियां अस्थायी न रह सकी। अब परिणाम की बात करेंगे। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तो फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ से ही आरंभ हुआ, जो मूर्त रूप से यूरोपीय राज्यों के एकीकरण के रूप में सामने आया। फलस्वरूप कई बड़े एवं छोटे राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों का नकारात्मक पक्ष 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध तक संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप में उभरकर सामने आया। प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। इसके लिए वे किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहने लगे। इसके परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के छोटे छोटे राज्य एवं जातीय समूह में भी यह भावना और पकड़ने लगी। दूसरी तरफ बड़े यूरोपीय राज्य यथा जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों के राष्ट्रवाद की भावना इतनी बढ़ गई कि उनमें राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव होने लगा। हालांकि इन समाजवादी प्रवृत्तियों के लिए यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति उतनी ही जिम्मेवारी थी जितने कि अन्य कारण थे। इस प्रवृत्ति से सर्वप्रथम एशियाई एवं अफ्रीकी देशों को अपना निशाना बनाया, जहां यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। इन उपनिवेशों के घोषणा पर ही औद्योगिक क्रांति की धाराशिला टिकी थी। इस समाजवादी प्रवृत्ति के कारण ही ओटोमन साम्राज्य ध्वस्त हुआ और पूरा बाल्कन क्षेत्र युद्ध का आंकड़ा बन गया। अब हम लोग लास्ट फिर चलते हैं। टाइम है ना, बहुत टाइम है, अभी फटाफट ख़त्म कर लेते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के इस प्रादुर्भाव ने यूरोप ही नहीं वरन पूरे विश्व को जागरूक बनाया, जिसके कारण अफ्रीकी एवं एशियाई उपनिवेशों में विदेश सत्ता के खिलाफ मुक्त के लिए राष्ट्रीयता की लहर उपजी। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद के संसद पहुंचने शुरू हो चुके थे। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान स्वयं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित था। इसी प्रभाव से उसने भी जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई तथा स्वयं उसके सदस्य बना। यह भी कहा जाता है कि उसने श्रीरंगपट्टनम में ही स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष भी लगवाया था। दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी में चलने वाले सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन के नेताओं ने भी भारत में राष्ट्रीय चेतना को जागरण शुरू किया। उदाहरण स्वरूप राजा राजमोहन राय स्वयं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में काफ़ी रुचि लेते थे। उन्होंने स्वतंत्रता, जनवाद एवं राष्ट्रवाद संबंधी अपने विचारों के कारण ही 1821 में नेपल्स की क्रांति की विफलता पर काफ़ी दुख प्रकट किया एवं 1823 की ईस्वी स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव भोज दिया। कालांतर में भारत में 1857 खाली 1857
की क्रांति से ही राष्ट्रीयता के तत्व नजर आने लगे थे। इस प्रकार यूरोप में जमी राष्ट्रीयता की भावना से प्रथमतः यूरोप को एवं अंततः यूरोप विश्व को प्रभावित किया, जिससे फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव तो आया ही, साथ साथ कई उपनिवेश भी स्वतंत्र हुए। अब पढ़ेंगे हम अभ्यास वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आपका दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं, जो आपको परीक्षा में इसी तरह पूछेगा। 4 गो विकल्प देगा, एक प्रश्न देगा, उसका टिक लगाना होगा। उसका कह कि जो आपको सर्वाधिक उपयुक्त लगे उनमें सही का चिन्ह लगाएं। आपका पहला सवाल है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि आपका ये यूरोप इसमें बहुत बार आया है, तो यूरोप ही होगा। फ्रांस में किस शासन वंश का पुनर्जागरण विनय कांग्रेस द्वारा की गई। तो बोरो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनरी दिया होगा, मेटरनी का कार्बोनरी। कर इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न कौन सा था। ऑस्ट्रिया का था, ऑस्ट्रिया था। कर काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। प्रधानमंत्री लिखवाए हैं। कर गैरी बल्टी पेशे से किया था, ना भी लिखवाए हैं। जर्मन राजन संघ का निर्माण कब हुआ था। नेपोलियन किसने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, लिखवाए हैं। कर कि जालवेरिन के एक संस्था थी किसकी। व्यापारियों को मैंने बताया। कि रक्त एवं लौह नीति की अवलंबन किसने की थी। बिस्मार्क, मैंने बताया। कर फैक फ्रंट की संधि कब हुई थी। 1871 में बताया। यूरोपीय वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत बना। यूनान, सही है। 1829 ईस्वी के एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी। कहाँ किस देश में हुई। तुर्की में हुई थी। बहुत बात। कैसे अब बताइए। हाँ, अब यहाँ से रिक्त स्थान है, यहाँ से बताएंगे आप रिक्त स्थानों को। बताइए कि बताइए कि किस युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मन का जन्म हुआ। बताइए किस युद्ध में। तो वो कौन सा युद्ध था आपका। सेडोन। कौन था युद्ध। सेडोन था। बताइए आपकी सेडवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। सेडवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच। करा 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति बताइए कौन सा युग के अंत कर दिया गया। तो पुरातन युग का अंत किया। कि किस युग का। पुरातन युग का भी अंत कर दिया। ठीक है, पुरातन युग। कह रहा कि वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ रहते थे इटली के से बचा रहा। मतलब कि कहाँ रहते थे। कहाँ का राजमहल कहाँ जहाँ रहते थे। कहाँ रहते थे। तो कह रहा कि वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ पोप रहते थे, जो इटली के संघर्ष से बचा रहा। किसके। इटली के संघर्ष से। या आप चौथा पाँचवा चल गए। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बेमरिया के शासक को वहाँ का राजा घोषित किया। कहाँ का राजा घोषित किया गया। तो ओटो का। कहाँ का। ओटो का। अब छठवां नंबर कह रहा कि हंगरी की राजधानी क्या है। बुडापेस्ट दिया है। कहाँ है। बुडापेस्ट। ठीक है। आप आज ये मिलान चिन्ह में आपका मिलान चिन्ह है। अब बताइए कि मेजनी क्या था। मेजनी क्या किया था। तो मेजनी एक इटली का एकीकरण किया था। ठीक है, तो मेजनी क्या होगा। इटली हो जाएगा। अब बताइए हीगेल। हीगेल क्या था। हीगेल एक दार्शनिक था। ठीक है, क्या था। एक दार्शनिक था। अब बिस्मार्क क्या था। तो बिस्मार्क जर्मन का क्या था। जर्मन का चांसलर था। ठीक है, चांसलर था। अब यह विक्टर इमैनुअल क्या थे। एक राजनीतिज्ञ थे। क्या थे। राजनीतिज्ञ थे। ठीक है। अब आप दूसरा में आइए। दूसरा मिलान चिन्ह में कह रहा है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। बताइए वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो 1815 ईस्वी में होता। कब हुआ था। 1815 ईस्वी। अब बताइए कि मेटरनिक का पतन कब हुआ था। तो मेटरनिक का पतन कब हुआ था। तो 1848 ईस्वी में। कब हुआ था। 1848 ईस्वी में मेटरनिक का पतन हुआ था। बताइए इटली का एकीकरण कब हुआ था। इटली का एकीकरण 1871 में लिखवाया हूँ। लिखा है। अब बताइए सेडवा का युद्ध कब होता है। मैं लिखवाया है सेडवा का 1866 ईस्वी में। नहीं, सिडोन की लड़ाई कब हुई थी। तो 1870 ईस्वी में तक हो जाएगा। 1870 ईस्वी में। अब बताइए
अब तीसरा में आइए, तीसरा में क्या है, कोसूथ क्या था, कोसूथ क्या था, तो कह रहा कि हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। क्या था, हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। ठीक है, कह रहा कि एड्रियापोल की संधि कब हुई थी, तो 1829 में मैं लिखवाया हूँ। यूनान की स्वतंत्रता कब हुई, तो 1832 में। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ, तो आपका 1863 में। आप इसे नोट करें। अब आपका दिया है क्या, 2 नंबरिया दिया है। ठीक है, जो 20 नंबर में आप 20 शब्द में लिख सकते हैं। अब क्या राष्ट्रवादी क्या है, मेजनी कौन था। अब पूछेगा जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी, मेटरनी के युग में क्या है। ये को आप आराम से लिख सकते हैं। अगर नहीं आएगा तो मैं भी इसका कमेंट बताएंगे, नहीं आएगा तो मैं भी इसका आंसर दे दूंगा। अब पूछेगा अगर लघु उत्तरीय, ठीक है, जो 60 नंबर का होगा, 60 शब्दों में लिखाना पड़ेगा। पूछेगा कि पहला में 1828 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। अब दूसरा नंबर के इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तीसरा क्वेश्चन करा कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की किस तरह सहायक हुआ। चौथा है कि गैरिबाल्डी के कार्य की चर्चा करें। करें चौथा कि विलियम एक के बगैर जर्मन का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे। अब आपका दीर्घ प्रश्न जो आपका हुआ 5 नंबर का आता है। करा पहला में इटली के एकीकरण में मेजनी काबूर और गैरिबाल्डी के योगदान को बताएं। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। तीसरा कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव के विचार चर्चा करें। चौथा कि जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति विवरण करें, मतलब उसे। अब पांचवा आपका यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन की समीक्ष मतलब छोटा विवरण दें। ठीक है, उसके विवरण में। तो ये आपका बुक आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, बड़ी जान लगता है। अब आपके बताऊं तो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं जो अगले क्लास में आपको करा दूंगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एकदम धुआंधार तरीके से आपको कैसा लगा। और आपको अगला बुक कौन पढ़ना है आप ये भी कमेंट में बता कर जाना है, ताकि आपको भी पढ़ाने में मज़ा आए। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।